अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल्स लाइसियम का सेमिनार तो नहीं अटेंड कर रहे, डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो सेमिनार मैं रख रहा था, तो इसलिए मेरे मुंह से सेमिनार निकल गया। तो आप लोग आज गूगल्स लाइसियम की बैच नंबर 27 के लिए डेमो क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेशन की डिटेल्स क्या हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें पढ़ेंगे क्या, और फिर एक लेक्चर भी जो है वो मैं डिलीवर करूँगा। तो गूगल्स लाइसिम का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो पिछले 4 सालों से जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी करवा रहा है। और गूगल्स लाइसिम के स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएमएस, सीएसएस, लेक्चरर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैंकिंग जॉब्स, ठीक है, इस तरह के तमाम जॉब्स के ना सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं बल्कि जॉब भी कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन भी हुई है। और अभी परसों 3 अप्रैल को जो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का रिज़ल्ट आया है उसमें भी हमारे 4 स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर हुआ है। अब उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। अभी रिसेंटली जो 7 जनवरी को टेस्ट हुआ था ज़राई तरक्याती बैंक का, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 76 स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर हुआ था। और 20 प्लस 22-23 बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज करके बताया कि उन्हें ईमेल्स आ गई हैं। तो बाकियों के साथ अभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो 22-23 लोगों ने तो इन्फॉर्म कर दिया कि वो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। कुछ को ईद के बाद ईमेल्स आएंगी, वो तब बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गूगल स्लाइसियम की जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छी है। और 2020 से ही हमें रिज़ल्ट जो था वो मिलना स्टार्ट हो गया था। और गूगल लाइसियम के अंदर डिटेल लेक्चर्स होते हैं तमाम टॉपिक्स के। और यही चीज़ें फिर आपके काम आती हैं जब आप सीएसएस के लिए तैयारी करते हैं या पीएमएस के लिए तैयारी करते हैं। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बने होते हैं। सीएसएस की जितनी भी एकेडमीज़ हैं वो लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख फीस लेती हैं, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाती। वो आपको बता देंगे जी कि पैलेस्टाइन इशू क्या है, वो थोड़ा बहुत बता दिया, ऊपर ऊपर से कश्मीर इशू क्या है। वो आपको बेस नहीं बताएंगे कि असल में वो इशू है क्या। ठीक है, वो आपको विकीपीडिया वाला बता देंगे, लेकिन वो आपको एनालिसिस नहीं दे सकेंगे। तो गूगल लाइसेंस के अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ते हैं वो सीएसएस के भी एग्ज़ाम्स देते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। इंग्लिश तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं जिसका मेरा कसूर नहीं है ये, तो फिर जिससे उन्होंने इंग्लिश पढ़ी थी उसकी गलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई बच्चों ने जो है वो सीएसएस, पीएमएस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, कुछ के क्लियर भी हुए हैं, कुछ के इंग्लिश के अंदर इशू आ गया। तो मुझसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट्स मेरे रेलिवेंट हैं, वो किसी का फ़ेल नहीं होता। बेशक वो सीएसएस दे रहा हो या पीएमएस दे रहा हो, क्योंकि मैं इतना डेप्थ के अंदर बता देता हूँ, बेस उनका जो मेन एनालिसिस है वो करवा देता हूँ कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो चुका होता है। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो उनका एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो रहता है। तो कोई आजकल तो पता नहीं को कितनी वो अकेडमीज़ बन गई हैं, लेकिन जब मैंने गूगल लाइसेंस को बनाया था, मैंने स्टार्ट किया था, तब कोई भी ऑनलाइन पीपीएससी की अकेडमी नहीं थी यार, ठीक है? तो गूगल लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड सेटर है और हमें ही देख के सबने फिर ये मतलब जिसे जनरल नॉलेज का मतलब भी नहीं पता, वो जनरल नॉलेज पढ़ाने बैठ गया। तो मेरा पर्सनली जो जनरल नॉलेज के साथ रिलेशनशिप है, वो 2008 से है। 2008 में मैंने पहला क्विज़ कंपटीशन विन किया था, तब मैं जस्ट 6th क्लास में था, जब मैंने पहला क्विज़ कंपटीशन विन किया था। तो मेरा जीके के साथ जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो 2008 से है। ये कोई 3-4 सालों से नहीं है कि जी मैंने पीपीएससी की तैयारी के लिए किताबें पकड़ी और मैंने जीके को तैयार किया और चलो जी अब जो है ना वो अब मैं पढ़ाने बैठ गया, नहीं। मेरा जनरल नॉलेज के साथ जो ताल्लुक है वो 2008 से है और 2008 में यानी जब मैं स्कूल लाइफ में था तभी ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी और इन डेप्थ मैंने पढ़ी थी। और अभी भी मेरे कमरे के ये मेरे जो बेड की जो ये शेल्फ होती है इसके ऊपर तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 7 7 और हर एक लाइन में
नौ नौ दस दस किताबें हैं। अभी भी कोई मोर देन 80 बुक्स जो हैं वो ये मेरे बेड पे पड़ी हैं, जो मैं इस महीने पढ़ रहा हूँ। तो ये एक रिलेशनशिप जो है वो कोई 1-2 दिन का नहीं है, कि चलें जी चलें पीपीएससी की तैयारी की सर ने स्टार्ट डिग्री के बाद, तो चलो जी अब बच्चों को उल्लू बनाया जाए। ठीक है? तो ये 2008 से ही एक जर्नी चलती आ रही है, और जब आप लेक्चर्स लेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। आपको खुद ही आइडिया होगा कि किस तरह आपको जो है वो चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक है? तो एक-एक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर किया जाएगा। तो ना सिर्फ आप सीएसएस, पीएमएस की आपकी बेस बनेगी, बल्कि आप कोई भी जनरल सीट का टेस्ट देंगे, पीपीएससी का, एफपीएससी का, तो इंशाल्लाह वो आप अच्छे स्कोर उसमें स्कोर करेंगे। हाँ, इसमें 50% मेरा होगा, 50% आपका होगा। ये नहीं कि बस मैंने पढ़ाना है और आपने पढ़ना नहीं है। 50% एफर्ट आपकी है, ठीक है? अगर आप लोग रेगुलरली क्लासेस लेंगे, रेगुलरली टेस्ट देंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे हर चीज़ को, तो फिर ही टेस्ट क्लियर होगा ना। अकेला मेरे बस में तो नहीं है सारा कुछ, ठीक है? तो मेरी तरफ से कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। तो कोई भी जो है ना वो कमी पेशी मेरी तरफ से नहीं होगी, आप लोगों ने भी एफर्ट करनी है, ठीक है? इस तरह नहीं हो सकता कि मैं ही जो है ना, मतलब मैंने तो थोड़ी है जाके टेस्ट देना है। मैंने आपको लेक्चर देना है, कंटेंट आपको मैंने अच्छी तरह पढ़ाना है, समझाना है, ठीक है? जब तक आपको समझ नहीं आती मैंने तब तक समझाना है। बेशक 2 दफ़ा बताना पड़े, 3 दफ़ा बताना पड़े, 4 दफ़ा बताना पड़े, तो मैंने वो आपको चीज़ समझानी है, ठीक है? वो मेरा काम है आपको समझाना। जब मैंने आपको समझा लिया, आपको समझ आ गई, उसको याद करना किसका काम है? वो आपका काम है। वो आपने साथ-साथ करना है, और वो आपने जो है, वो साथ-साथ उसको करेंगे तो फिर ही जो है ना वो आपको क्लियर आप कर सकेंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे, वो आपका काम आएगा। चलिए जी, अब मैं छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम उसामा रियाज़ है। मैं फाउंडर एंड सीईओ गूगल लाइसिम का, और जो मेरी एजुकेशन है, बेसिक डिग्री तो मेरी एग्रीकल्चर में थी, लेकिन फिर बाद में मैंने पब्लिक पॉलिसी में, पॉलिटिकल साइंस में भी डिग्रीज़ की हैं। और अभी मेरी एमफ़िल चल रही है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में मेरी पहले एमए था, अब मेरी एमफ़िल भी चल रही है। इसमें मैं मज़ीद जो है ना एक और एक्स्ट्रा डिग्री ले रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो एमफ़िल पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा मेरा आगे भी प्लान है कि मैं पीएचडी करूँ उसमें, पब्लिक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में। तो ख़ैर, बेसिकली मेरी एग्रीकल्चर डिग्री थी, लेकिन एग्रीकल्चर से हट के फिर मैंने दूसरी डिग्रीज़ भी की। और जो मेरा अपना वन पेपर एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, तो 2019 में मैंने एमओडी का, असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी का टेस्ट क्लियर किया था। उसको स्क्रीनिंग भी क्लियर किया, रिसिप्ट भी क्लियर किया, फिर एमओडी का मैंने 2 दफ़ा क्लियर किया। और अभी रिसेंटली मेरी अपॉइंटमेंट अभी हुई नहीं है, मतलब अभी मेरी सिलेक्शन हुई है। अपॉइंटमेंट से मुराद है कि अभी मैंने जॉइनिंग दूँगा ना ईद के बाद या मई के अंदर। तो रिसेंटली जो मेरी सिलेक्शन हुई है वो है एज़ अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिक पे स्केल 17 है, ठीक है? ये कोई यूनिवर्सिटी की जॉब नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जहाँ पे एज़ अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की जॉब होनी है। तब अभी सिलेक्शन हुई है, तो आप कह सकते हैं कि अभी जॉइनिंग नहीं हुई, लेकिन सिलेक्शन हो गई है। तो ये था मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब जो मेरा जनरल नॉलेज का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2008 से मैं इस चीज़ के साथ लिंक्ड हूँ, और आप लोग जब क्लासेस लेंगे, आपको खुद आइडिया होगा कि मैं ठीक कह रहा था या मैं गलत कह रहा था। तो जो 15-16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँगा, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या मैं सच कह रहा था। तो इसके अलावा मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का, और 2019 से हूँ, क्योंकि मेरा मेजर भी हॉर्टिकल्चर था। और मैं तभी, जब मैं 8वें सेमेस्टर में था, तभी मैंने इसको, मतलब ईमेल्स वगैरह की थी, वो पूरा प्रोसेस था, और उसको फिर मैंने जॉइन किया था। इसकी मेंबरशिप फ़ी होती है, आप लोग भी मेंबर बन सकते हैं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। और मेरे ख़्याल से तो अगर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने-अपने मेजर से रेलेवेंट कोई ना कोई इंटरनेशनल सोसाइटी का मेंबर भी होना चाहिए। अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसकी मेंबरशिप, तो फिर। क्योंकि इसकी
ईयरली और मंथली मेंबरशिप फीस होती है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी के पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो उसे ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, इसका फ़ायदा ही होता है, आपकी पीआर बनती है, तो फ़ायदा ही होता है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि आप लोग जॉब नहीं कर रहे होते, जो मेंबरशिप फ़ी होती है, अब जिस तरह इसकी फ़ी जो है पाउंड्स में है, तो पाउंड्स में फ़ी पे करनी होती है। जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं, उनकी डॉलर्स में होती है फ़ी। तो फिर आपको जो है ना वो थोड़ा-सा, कोई स्टूडेंट हो तो उसे इश्यू आता है, तो कोई अर्न कर रहा है तो उसे फिर इश्यू नहीं आता मेंबरशिप फ़ी देने में, ठीक है? तो मेंबर बनने का मुझे ये भी फ़ायदा है कि मैं अपने नाम के साथ लिख सकता हूँ MRHS, ठीक है? ये एक मुझे एक सोसाइटी की तरफ से अलाउ अलाउ किया जाता है, आपको जितने भी मेंबर्स होते हैं, कि आप अपने नाम के साथ नीचे, जिस तरह डॉक्टर लिखते हैं ना, मतलब एमबीबीएस लिख लेते हैं, या जो पीएचडी होते हैं वो पीएचडी लिख लेते हैं। इसी तरह ही मैं अपने नाम के साथ राइट कॉर्नर पे, यानी रियाज के जेड के राइट साइड पे जो है वो MRHS लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें सिर्फ पीआर होती है, आपके पर्सनल रिलेशंस बनते हैं, और इतनी कोई ख़ास इसका फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जब आप किसी बाहर वाली कंपनी में अप्लाई करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो आपको थोड़ा-सा एज मिल जाता है, क्योंकि उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी बंदे सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्सिटीज़ की जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनका काम और होता है, इंटरनेशनल सोसाइटीज़ का काम और होता है। जिस तरह यूके के अंदर रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं, तो अगर मैं यूके जाना चाहूँ, तो मैं इनका कोई भी इवेंट जो है वो अटेंड कर सकता हूँ। यानी अगर मैं विज़िट वीज़ा लेके जो है वो मैं जा सकता हूँ, और मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सोसाइटी का इवेंट अटेंड करने जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं, ख़ैर आगे चलते हैं। तो सेशन की ज़रा डिटेल्स के ऊपर मैं आ जाऊँ, तो 15 अप्रैल 2024 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, यानी जितने भी पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जितने भी सूबे के स्टूडेंट्स हैं, बेशक आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, ये सेशन आप सबके लिए है। इस सेशन के जो कंटेंट्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनके कंटेंट्स को ये सेशन जो है, वो कवर करता है। ठीक है? ये सेशन जो है तमाम के कंटेंट्स को कवर करता है। तो मिनिमम जो है वो 2 माह का ये सेशन है। 2 माह से ज़्यादा का ही चलेगा, 2 माह से कम नहीं चलेगा। ठीक है? हो सकता है 3 माह चले, 4 माह चले। ये 2 माह तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ताकि कम से कम ये 2 माह का आपको बता सकूँ। चलता तो ये वैसे 3-4 महीने ही है, 2 माह से कम का नहीं होगा सेशन। तो 8 बजे से 8:45 क्लास का टाइम है। मंडे टू फ्राइडे जो है वो क्लास हुआ करेगी, ज़ूम ऐप के ऊपर लाइव क्लास हुआ करेगी, गूगल फॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे, एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट हुआ करेंगे, और डेली टेस्ट हुआ करेगा, और जो आप वीक में पढ़ेंगे उसका मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। और जब आपके कंटेंट्स ख़त्म हो जाएँगे, फिर फुल पेपर मॉक एग्ज़ाम्स होंगे, 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा। आपको डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएँगे। लेक्चर्स जो है ना, आपने नोट करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स की स्लाइड्स आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है? आप लोगों ने लेक्चर को सुनना है और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है? लेक्चर की स्लाइड्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। कंप्लीट सेशन फ़ीस जो है वो 5,000 है, लेकिन मैं एक डिस्काउंट ऑफ़र दे रहा हूँ। रमज़ान की वजह से मैं डिस्काउंट ऑफ़र दे रहा हूँ। आप लोग जस्ट 3,000 में ये सेशन जॉइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्काउंट ऑफ़र है, ये पहले तो 5 अप्रैल तक थी, लेकिन डेमो क्लास मैंने आज रखी है। इसलिए 7 अप्रैल तक मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेकिन 7 अप्रैल से 1 भी मिनट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो 7 अप्रैल रात 12 बजे तक आप ₹3000 में ये 2 माह का सेशन जॉइन कर सकते हैं। देखिए, ये 3000 बहुत ही माकूल फ़ीस है। जब आप लोग अपनी डिग्री के लिए, यानी कॉन्वोकेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो 3-4 हज़ार तो कॉन्वोकेशन की फ़ीस हो जाएगी। तो अगर देखें, जो आपने डिग्री ली है ना, उसकी एक वर्थ है। उसकी वर्थ क्या है कि वो आपको एलिजिबल करती है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। उस डिग्री ने आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लेकर देनी, ठीक है? उस डिग्री ने आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लेकर देनी,
उस डिग्री ने आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लेकर देनी, वो सिर्फ आपको एलिजिबल बना रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल बना के दे रही है। ठीक है, आपको एलिजिबल कर रही है। बना के क्या दे रही है, मैं गलत बोल रहा था, वो आपको एलिजिबल कर रही है कि आप डिग्री के अंदर, आपके पास डिग्री है तो आप उस डिग्री की बेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना काम करती है आपकी डिग्री, कि वो आपको एलिजिबल कर देती है। आपको जो जॉब है वो आपकी डिग्री ने नहीं लेकर देनी। ठीक है, आपने जब जॉब सिक्योर करनी है तो उसके लिए आपको कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आपकी डिग्री रेलिवेंट जो जॉब्स हैं वो 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद एक दफा आती है। यानी अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो लेक्चरर केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा। लेक्चर केमिस्ट्री की लास्ट टाइम जॉब्स 2021 में आई थी। 2021 के बाद तो उसकी जॉब ही नहीं आई लेक्चरर केमिस्ट्री की। ठीक है, इसी तरह ही जो एग्रीकल्चर वाला है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सीट्स आई थी वो 2022 में आई थी। ठीक है, 2022 में वो आई थी। तो आप लोग जो हैं वो जनरल सीट्स में एलिजिबल हैं। आप सब के सब जनरल सीट्स में एलिजिबल हैं। तो 90% जो सीट्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो जनरल सीट्स आती हैं, जिसमें तमाम डिग्रीज वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अब जनरल सीट्स में तहसीलदार की सीट भी होती है, जनरल सीट में पुलिस वालों की सीट भी है, जनरल सीट में असिस्टेंट की सीट भी होती है, जनरल सीट में बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जिसमें लड़कियां इजीली जॉब कर सकती हैं। यानी बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जनरल सीट्स में कि जो मैं अपने, जो मेरी बहनें, मैं उनको भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं सेफ समझता हूँ, सिक्योर समझता हूँ, तो फिर ही मैं रिकमेंड करूंगा ना। तो देखें, टीचिंग के अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी सीट्स हैं जहाँ पे लड़कियां इजीली जॉब कर सकती हैं। ठीक है, पहले होता था कि सिर्फ टीचिंग को जो है वो एक समझा जाता था कि ये टीचिंग में होना चाहिए, वही एक सेफ है। लेकिन आप देखते हैं कि क्या टीचिंग में इश्यूज नहीं आते लड़कियों को? क्या टीचिंग में मेल स्टाफ नहीं होता? तो जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो भी तो मेल है। तो टीचिंग वाली जगह पे भी तो मेल के साथ इंटरेक्शन होता ही होता है। ये तो झूठ है कि आप कहें जी कि टीचिंग के अंदर जो है वो कोई हरेसमेंट नहीं होती, या टीचिंग के अंदर जो है वो सारा कुछ नहीं होता। ये टीचिंग के अंदर भी हरेसमेंट होती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं फीमेल टीचर्स को लड़के बातें कर रहे होती हैं, हरास कर रहे होते हैं। तो टीचिंग के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। ठीक है, अगर आप कहें जी मेल के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, टीचिंग में मेल के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो झूठ है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कल चले जाएं, वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है वो मेल है, जाग के देख आए। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो क्लर्क बैठे हुए हैं वो मेल है। तो आपकी जो भी पे का इशू होता है, जो भी मसला मसाइल होता है, वो क्लर्कों नहीं करना होता है। तो फिर भी क्लरिकल स्टाफ से आपका वास्ता जो है पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो मेल के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो तो फिर भी होता ही होता है। तो ये कह देना कि जी टीचिंग बड़ी सेफ एंड सिक्योर है, हाँ सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन और भी जॉब्स जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर हैं। तो सिर्फ टीचिंग नहीं, टीचिंग के अलावा भी दुनिया बहुत ज़्यादा है। तो टीचिंग की जॉब्स तो ना होने के बराबर आती हैं और कभी कभी आती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचिंग की आपको अवेलेबल होती है, लेकिन वो पे का आपको फिर पता ही है कि 10-12 हज़ार प्राइवेट कॉलेजेस वाले देते हैं। सॉरी, प्राइवेट स्कूल्स वाले 10-12 हज़ार और प्राइवेट कॉलेजेस वाले 15-20 हज़ार पे देते हैं। और जितने वो एहसान के साथ आपको जॉब देते हैं, जितना वो आपसे काम लेते हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी शायद नहीं है। लेकिन ये है कि इतना काम आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा जितना प्राइवेट टीचर बन के आपने को काम करना पड़ेगा। तो इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप तमाम जनरल सीट्स की तैयारी करेंगे, और जब टीचिंग की जॉब्स भी आएंगी, जिस तरह एजुकेटर की जॉब्स आनी है, स्कूल टीचर की जॉब्स आनी है, तो जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स में होम इकोनॉमिक्स भी आर्ट्स में आता है। मैं सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि इस सेशन से आपको टीचिंग जॉब्स में क्या फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर भी फ़ायदा होगा आपको, लेक्चरर में भी फ़ायदा होगा। टीचिंग जॉब्स में आपको बता देता हूँ जी। जो स्टूडेंट्स हैं ना, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले, ये एजुकेटर साइंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इनका जो 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, उनमें से 50 एमसीक्यूज तो मेरे सेशन से तैयार होंगे, क्योंकि 50 एमसीक्यूज जो हैं वो जीके में से आएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उनके मैं टेस्ट लूंगा ताकि आपके वो भी क्लियर हों।
ठीक है। तो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मैं टेस्ट लूंगा ताकि वो भी आपके पोर्शन क्लियर हों। और सबका सेम पेपर आएगा, मैथ वाले बच्चे का भी वही पेपर आएगा जो बॉटनी वाले का पेपर आएगा, बायोलॉजी वाले ने भी वही पेपर देना है जो फिजिक्स वाले का पेपर आएगा। सब सब्जेक्ट्स वालों का सेम पेपर होगा। ठीक है। तो 50 MCQ जस्ट जनरल नॉलेज के आने हैं। अब एजुकेटर आर्ट्स, जिन्होंने इंग्लिश में डिग्री की है, उर्दू में की है, इस्लामियत में की है, पाकिस्तान स्टडीज़ में की है, साइकोलॉजी में की है, होम इकोनॉमिक्स में की है, एजुकेशन में की है, स्टैटिस्टिक्स में की है, पॉलिटिकल साइंस में की है, हिस्ट्री में की है, ज्योग्राफी में की है। इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो है ना वो आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स में किस तरह कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के बराबर है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप पीपीएससी की इक्विवेलेंस डिग्री वाला चार्ट देखें तो ज्योग्राफी के बराबर है इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाला बायोलॉजी के तौर पे भी मतलब एजुकेटर साइंस में भी कर सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो बायोलॉजी के रेलिवेंट भी है, और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो ज्योग्राफी के रेलिवेंट भी है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो है दोनों में एलिजिबल है, दोनों में एलिजिबल है इन्वायरमेंटल साइंस वाला। तो अब एजुकेटर आर्ट्स में जो 100/100 जो पेपर आना है वो जीके में से आना है। 100 के 100 MCQs वाला जो पेपर है वो जीके में से ही आना है। ठीक है जी, बिल्कुल। बैंक बैंक में भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जिस तरह नेशनल बैंक है, जिस तरह ज़राई तरक्याती बैंक है, जिस तरह पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है। अभी मेरे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, अब्दुल हसीब और राबिया। ठीक है, वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में जॉब कर रहे हैं। मेरे और भी स्टूडेंट्स जो ज़राई तरक्याती बैंक में पिछली दफ़ा सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, लेकिन ज़राई तरक्याती बैंक है या पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं तो गवर्नमेंट के हैं, प्रॉपर्टी तो ये गवर्नमेंट के हैं, लेकिन इन्हें सेमी गवर्नमेंट काउंट किया जाता है। ठीक है। तो इस सेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब जो है ना एक डेमो लेक्चर मैं आपको देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्लासेस में पढ़ाया किस तरह जाता है। तो आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि आप लोग साथ साथ जो है वो लेक्चर को नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी और साइंस दोनों के रेलिवेंट है। यानी जो कंटेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी के रेलिवेंट भी है और साइंस के रेलिवेंट भी है। और स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं सेशन के कंटेंट्स बता दूं, ताकि आप लोग पूछ रहे थे जी सेशन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो मैं ज़रा वो बता दूं। इस सेशन में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान स्टडीज़ में इंडस सिविलाइजेशन से स्टार्ट करके 2024 तक पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन और पाकिस्तान की ज्योग्राफी कंप्लीट वो सारी करवाई जाएगी। इस्लामिक स्टडीज़, इसमें हम कुरान पाक से रेलिवेंट, अंबिया कराम से रेलिवेंट, तमाम आसमानी किताबों से रेलिवेंट, ठीक है, इसके अलावा उसवा हुस्ना, ठीक है, और जितने भी इस्लामियात के कंटेंट्स हैं, इसमें इस्लामिक जो कैलिफेट्स थी, उमैया, अब्बासी, खुलफा राशिदीन, तो तमाम के दौर जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर तमाम ज्योग्राफी के कंटेंट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, बेस, गल्फ, ओशन, सीज, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजिकल साइंस, फूड साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंसेस, जो केमिस्ट्री से रेलिवेंट साइंस के टॉपिक्स होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे कवर होंगे। और जनरल साइंस के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको सीएसएस के 60 नंबर का पेपर करवाएंगे। यानी सीएसएस के 1200 में से 60 नंबर का सिर्फ ये इधर से कवर हो जाएगा आपका। बेसिक मैथमेटिक्स,
बेसिक मैथमेटिक्स से CSS का 40 नंबर का पोर्शन आपका कवर होगा, मैथ का पोर्शन। आप एमफिल का टेस्ट दोगे, PhD का टेस्ट दोगे, उधर से कवर हो जाएगा। फिर आप अमेरिका जाने के लिए, USA जाने के लिए GRE का टेस्ट दोगे, तो इधर से कवर हो जाएगा। आप PPSC का टेस्ट दोगे, FPSC का टेस्ट दोगे, FPSC के हर टेस्ट में 20 MCQs मैथ के हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके वो 20 MCQs जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैथ जो है वो आपको और भी जो टेस्ट होते हैं NTS वगैरह, उसमें भी काम आएगा। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, इसमें हम कंप्यूटर साइंस की तमाम बेसिक्स, इसके अलावा जो ऑफिस वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी। आपका PPSC का सारा कंटेंट जो कवर हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के ग्रामर, ठीक है, और ग्रामर के अलावा करेक्शन, और जो फॉरेन फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, वोकैब, ये सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। उर्दू के अंदर उर्दू की ग्रामर, उर्दू लिटरेचर से रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनका काम, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर पिछले 3 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करेंगे, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, ये मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने FPSC का कोई टेस्ट देना हुआ तो उसे मैं 2021 के करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, क्योंकि FPSC वालों ने पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स करने का कहा है। वो अभी कहा है, पहले वो 2 साल का ही होता था। तो नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल मैप मैं आपको करवाऊंगा। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर इंशाल्लाह वर्ल्ड मैप होगा। जब पूरी दुनिया की मैं आपको कंट्रीज करवाऊंगा तो फिर आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। कोई एकेडमी जो थी वो इस तरह कंट्रीज को नहीं थी करवाती, तो ये सारे जो ना गूगल लाइसियम को ही वो कॉपी पेस्ट अब वो करके वो स्टार्ट हो गया काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद जो है ना वो, मतलब मैं किसी वजह से ही आपको कह रहा हूँ, पिछले 4 साल का मेरे जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, फेसबुक पेज के ऊपर भी है। तो आप लोग ज़रा देखिएगा कि जो पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स हम करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट्स होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेंट्स होंगे, इंटरनेशनल लॉ से रेलिवेंट चीज़ें होंगी, सोशियोलॉजी से रेलिवेंट चीज़ें होंगी, ठीक है, एथिक्स से रेलिवेंट चीज़ें होंगी, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स, यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसके अंदर है। तमाम कंट्रीज़ की हिस्ट्री जो है हम करेंगे, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स जिनका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। इसमें ये नहीं होता कि MCQs दे दो और बस ठीक है। आपको MCQs नहीं दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर लेक्चर्स दिए जाएंगे, और प्रॉपर जो है उस टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर एक क्लास होगी। ये नहीं कि MCQs पकड़ा दिए हैं, चलो जी ठीक है फिर ओके अल्लाह हाफिज, वो वाला हिसाब नहीं होगा। अब आ जाए जी डेमो लेक्चर की तरफ। मैं आपको एक डेमो लेक्चर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, क्योंकि आप लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चंस तो होंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो खर्च करनी है, तो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का तो आपने मद्देनज़र रखना चाहिए। और वाकई ऑनलाइन बहुत से फ्रॉड होते हैं, यानी बहुत से ऐसे उस्ताद बन के बैठे हुए हैं जिन्हें जनरल नॉलेज का मतलब भी नहीं पता, और वो जो है वो जीके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि गूगल लाइसियम के अंदर आपको प्रॉपर करियर काउंसलिंग मिलेगी, यानी आपका जो भी इशू होगा, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे, उसका प्रॉपर आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। ओके जी, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ आपको नज़र आ रही है, तो एक ग्लोब की शक्ल में अर्थ आपको नज़र आ रही है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो इक्वेटर।
इक्वेटर क्या है? देखें, दो तरह की लाइंस होती हैं। जब हम ऊपर से नीचे एक लाइन लगाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ से स्टार्ट करके जब साउथ तक एक लाइन लगाते हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये एक वर्टिकल लाइन है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन आ रही है। इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है। एक लाइन होती है जो लेफ्ट टू राइट जा रही होती है, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, या ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। अब अर्थ को जरा दोबारा देखें, तो अर्थ एक स्फीयर है। ठीक है, अर्थ एक स्फीयर है। एक स्फीयर की तरह है अर्थ। ठीक है, एक स्फीयर की तरह है अर्थ। अब इस स्फीयर को एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर हमने दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हाफ का क्या मतलब होता है? हैमी। हाफ का क्या मतलब होता है? हैमी। और हाफ किसका है? स्फीयर का। किसका हाफ है? स्फीयर का। ये एक आपके पास हाफ स्फीयर हो गया, यानी एक आपके पास हेमी स्फीयर हो गया। एक ऊपर हेमी स्फीयर है, एक नीचे आपके पास हेमी स्फीयर, यानी लाइन के एक ऊपर है एक नीचे, क्योंकि लाइन जो है वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब ये दो हेमिस्फीयर हो गए, इनमें फर्क किस तरह पता चलेगा? इन इनको अब हमने डिफाइन करना है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये है आपके नॉर्थ में नॉर्थ पोल। ठीक है, ये है आपके पास नॉर्थ पोल, और नीचे आपके पास साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल वाली साइड पे हेमिस्फीयर है, इसको हम कह देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एक आपके पास आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउथ पोल के पास हेमिस्फीयर है, इसे हम कह देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स आते हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो दो हेमिस्फीयर्स जो हैं ये हमारे पास आ गए। ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स हमारे पास जो हैं वो आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पेपर में आता है वो क्या आता है कि इक्वाटोरियल कंट्री इनमें से कौन सी है? यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वाटोरियल कंट्री, के नीचे जो चार कंट्रीज आपको दी गई हैं, उन चार कंट्रीज में से कौन सी कंट्री इक्वाटोरियल कंट्री है? ठीक है, कौन सी कंट्री जो है वो इक्वाटोरियल कंट्री है? फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वाटोरियल कंट्री? ऑप्शंस: थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब इक्वाटोरियल कंट्री होती कौन सी है? देखिए, इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, हमने इमेजिन की हुई है ताकि हम ज्योग्राफी के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। यानी ज्योग्राफी के बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक लाइन इमेजिन की हुई है।
कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो है इक्वेटर। अब वो जो इमेजिनरी लाइन है वो जिन कंट्रीज से गुजरती है उन कंट्रीज को कहा जाता है इक्वाटोरियल कंट्रीज। है तो ये इमेजिनरी लाइन है, इंसान ने खुद इमेजिन की हुई है। तो जब ये इमेजिनरी लाइन जो है जिस जिस कंट्री से गुजरती है उस कंट्री को कहा जाता है इक्वाटोरियल कंट्री। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वहां पे एक ही इक्वाटोरियल कंट्री है और उसका नाम है किरिबाती। ठीक है, तो ये इक्वेटर जो है ये किरिबाती से स्टार्ट होता है, फिर ये इंडोनेशिया आ जाता है। अब मालदीव जो है उसके काफी ज्यादा आइलैंड्स हैं, तो उसके किसी एक आध आइलैंड से इक्वेटर भी गुजरता है। ठीक है, मालदीव भी इसके जद में आ गया, लेकिन मेनली जो है वो इंडोनेशिया जो है वो इक्वेटोरियल कंट्री है एज कम्पेयर टू मालदीव। तो मालदीव के मुकाबले में जो है वो एक इंडोनेशिया जो है वहां से ठीक ठाक इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, मालदीव के जो आइलैंड है ना वो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, वो मालदीव के आइलैंड्स इतने ज्यादा वो हाइट के ऊपर भी नहीं है, वो बिल्कुल पानी के बराबर है। फिर उसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आपके पास कीनिया आ जाता है, सोमालिया आ जाता है, युगांडा आ जाता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर साउ टोम एंड प्रिंसिप है, गैबून है। उसके बाद आपके पास साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तीन कंट्रीज आ जाती हैं, जिसमें कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राजील है। तो ये हैं आपके पास इक्वाटोरियल कंट्रीज। अब मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वाटोरियल कंट्री, और ऑप्शंस थी थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। पीपीएससी के पेपर्स अगर आप देखें तो 4 दफा ये सवाल पिछले 2-3 सालों में पीपीएससी के एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो एक इक्वाटोरियल कंट्री है। बाकी जो मैंने आपको कंट्रीज बताई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इक्वाटोरियल कंट्रीज नहीं है। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को कि किस तरह का सवाल इसमें से बनेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे इसमें से क्वेश्चन जो है वो बनेगा। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जी, नॉर्थ पोल, तो हमने पहले जिक्र किया था नॉर्थ पोल का भी। नॉर्थ पोल को वैसे तो कुतब शुमाली कहते हैं, और ये कहाँ पे है? ये है जी आर्कटिक ओशन में। ठीक है, ये है जी आर्कटिक ओशन में। नॉर्थ पोल कहाँ पे है? नॉर्थ पोल जो है वो है आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन कहाँ पर है? ये भी सवाल आता है कि आर्कटिक ओशन जो है वो कहाँ पे है। जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्थ पोल पे है। तो दोनों जो हैं वो इंटर एक्सचेंजेबल वर्ड्स हैं। नॉर्थ पोल किधर है? आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन किधर है? नॉर्थ पोल में। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है वो क्या है? नॉर्थ पोल पे कौन सा बंदा नॉर्थ पोल पे सबसे पहले गया? किसने नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया? कौन नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंचा? रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी जो था, ही वॉज द फर्स्ट वन जो नॉर्थ पोल पे पहुंचा। फिर दूसरा सवाल क्या बनता है कि रॉबर्ट पेरी का ताल्लुक किस कंट्री से था? वो एक अमेरिकन था, उसका ताल्लुक जो था वो यूएसए से था। तीसरा सवाल कि एक अमेरिकन रॉबर्ट पेरी जो नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंचा, वो किस डेट को पहुंचा था? तो 6 अप्रैल 1909 को वो नॉर्थ पोल पहुंचा। ठीक है, तो 3 सवाल जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। अब यूएसए का जो शहरी होता है उसे अमेरिकन कहते हैं। तो रॉबर्ट पैरी का जो वो पूछेंगे ना उसका ताल्लुक कहाँ से था, या वो रॉबर्ट पैरी वॉज डैश, ऑप्शंस में अमेरिकन, नॉर्वेजियन, कनेडियन, आयरिश, इस तरह के ऑप्शंस भी वो दे सकता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो वो यूएसए से था, तो वो एक अमेरिकन था। ठीक है, जिन्होंने आपको ग्रेड 16 की या ग्रेड 17 की जॉब देनी है, उन्होंने आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछना है। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के पूछना है।
तो इंशाल्लाह जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें आपको तमाम मैं घुमा फिरा के जो सवाल बनते हैं वो सारे बताऊंगा, ताकि आप लोग जो हैं वो पेपर में मुंह उठा के ना बैठे हों। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर में मुंह उठा के ना बैठना पड़ेगा ये सवाल कहाँ से आ गया। तो ये आपको बताना मेरा काम है। इस तरह जो है उसका सवाल बन सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास है साउथ पोल। साउथ पोल किधर है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, सातवां कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका किधर है? साउथ पोल में है। अब कौन बंदा साउथ पोल सबसे पहले पहुंचा? रोल्ड अमंडसन, ये साउथ पोल सबसे पहले पहुंचा। इसका ताल्लुक कहाँ से था? इसका ताल्लुक था नॉर्वे से। 14 दिसंबर 1911 को ये बंदा पहुंचा था। और जो नॉर्वे का सिटीजन होता है उसे कहते हैं नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन कहते हैं उसे। उसे कहते हैं जी नॉर्वेजियन। तो ये एक नॉर्वेजियन था, ठीक है, जो 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पहुंचा। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने 4 क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि 4 क्लास की जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसमें ये पढ़ाए जाते हैं। सॉरी, इसे पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं कहते, उसे कहते हैं सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़, जो आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी होगी 4th क्लास की, उसमें ये आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब ये होता क्या है? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। इस पिक्चर को भी भूल जाएं। अभी जो लैटिट्यूड की पिक्चर है इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अभी आपने जस्ट लैटिट्यूड की पिक्चर के ऊपर फोकस करना। अर्थ को हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है बताता हूं मैं। पहले हमने अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है अर्थ के बिल्कुल सेंटर में। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ना हमने नाम रख दिया इक्वेटर। ये है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। इसको हमने बना लिया सेंटर। अब 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक हमने लाइनें लगानी है, यानी 90 लाइनें नॉर्थ तक लगानी, नॉर्थ पोल तक लगानी है। और 90 लाइनें ही, 90 लाइन ही साउथ पोल तक लगानी है। हर लाइन जो है वो 1 डिग्री की लाइन है। हर लाइन जो है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 1 डिग्री की लाइन है। तो 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल तक है और 90 डिग्री साउथ पोल तक है। तो लैटिट्यूड में टोटल कितने डिग्रीज हुए? ये आप लोगों ने बताना, जरा चैट में रिप्लाई करो कि लैटिट्यूड में टोटल कितने डिग्रीज हुए। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक है, यानी 0 से लेके 90 लाइन्स जो है वो नॉर्थ पोल तक है। 0 से लेके 90 लाइन्स साउथ पोल तक है। तो 90 डिग्रीज नॉर्थ तक है, 90 डिग्री साउथ तक है। तो टोटल आपके पास हुए 180 डिग्री। लाइंस नहीं कहना, लाइंस तो मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड यूज किया है, डिग्रीज कहना, डिग्रीज। जो असल वर्ड है वो है डिग्रीज। जो पेपर में आना है वो आना डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो लैटिट्यूड में टोटल कितने डिग्रीज हैं? 180 डिग्रीज। ठीक है। अब लैटिट्यूड की जो लाइंस होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये देखें, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही हैं, या आप कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब जा तो ये वेस्ट टू ईस्ट रही हैं और वेस्ट टू ईस्ट रही हैं, लेकिन ये मैयर क्या करती हैं? ये मैयर करती हैं नॉर्थ से साउथ तक, या आप कह सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ तक। यानी जा तो ये हॉरिजॉन्टली रही हैं, लेकिन ये किस काम आती हैं? ये वर्टिकल मेजरमेंट के लिए काम आती हैं। ठीक है, ये वर्टिकल मेजरमेंट करती हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने डिग्रीज आते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट नहीं कर सकती।
ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट नहीं करती, ये वर्टिकल मेजरमेंट करती हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक तो कितने डिग्रीज आते हैं। तो ये वर्टिकल मेजरमेंट के लिए होती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है ये मेजरमेंट करती हैं। इनकी जो मेजरमेंट, इनका जो यूजेज है वो वर्टिकल यूजेज है। वर्टिकल चीज़ों को मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं इनका एक दूसरे से जो फासला है वो बराबर है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला है वो पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान बराबर है। ये इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं। तमाम लाइंस में जो फासला है वो सेम सेम है, कोई छोटा बड़ा फासला नहीं है। डिग्री 1 से डिग्री 3 का फासला उतना ही है जितना डिग्री 7 से लेकर डिग्री 8 तक है। पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो सेम इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं, कोई छोटी बड़ी लाइन नहीं है, बिल्कुल बराबर लाइंस हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। इस पिक्चर को भूल जाएं, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड की अब हम बात करेंगे। देखें, जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं ये अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती हैं, यानी नॉर्थ से लेके, मैं जरा कलर चेंज कर लूं, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। आप, आजकल खरबूजे का सीजन है, सिंध से खरबूजा जो है वो आ रहा था, अब पंजाब का खरबूजा भी जो है स्टार्ट हो गया है। तो खरबूजा, खरबूजा जो है वो आप लोग कभी देखेंगे तो खरबूजे को आप लोग किस तरह काटते हैं? क्या आप हॉरिजॉन्टली काटते हैं, वर्टिकली काटते हैं? खरबूजे को साइड से काटते हो या ऊपर से रख के नीचे की तरफ काटते हो? बताएं जी, खरबूजे को किस तरह काटा जाता है? खरबूजे को वर्टिकली काटा जाता है। अर्थ को भी एक खरबूजा समझ लें, अर्थ को भी एक खरबूजा समझ लें। अब उस खरबूजे के आपने करने हैं 180 पीस, 180 कट लगाने हैं। ठीक है, 180 कट आपने एक साइड पे लगाने हैं। अब वो जो आपने, चले 180 छोड़ें, 24 पीस करने हैं। उस खरबूजे के आपने करने हैं 24 पीस। तो खरबूजे के जब आप 24 पीस करेंगे वो कैसे होते हैं? साइडों पे पतले और दरमियान से मोटे, इसी तरह का होता है ना खरबूजे का पीस। जो एजिज हैं वो पतली होती हैं और जो सेंटर होता है वो थिक होता है, वो वाइड होता है। इसी तरह ही होता है ना खरबूजे का स्लाइस, साइडों से पतला होता है, दरमियान से मोटा होता है। इसी तरह जब आप अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं, वर्टिकल लाइंस लगाकर, तो ये देखें, ये दो लाइंस का जो फासला है वो कम होगा पहले, और जैसे जैसे ये सेंटर में आएंगी इनका आपस में जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, और फिर साउथ पोल के पास जाके ये फासला कम होता जाएगा, जिस तरह खरबूजे का स्लाइस होता है। तो खरबूजे के स्लाइस की तरह जो है ये लॉन्गिट्यूड जो है वो अर्थ को डिवाइड करता है। अब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है जो अर्थ को वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में डिवाइड करती है, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन उस लाइन को कहते हैं जो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती है। अब इस प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पीछे एक और लाइन होती है जो 180 डिग्री की लाइन है, उस लाइन को कहते हैं एंटी मेरिडियन। जो 180 डिग्री की लाइन है लॉन्गिट्यूड की, उसे कहते हैं एंटी मेरिडियन। ठीक है, जगह थोड़ी है तो मेरिडियन के स्पेलिंग लिख लें, MERIDIAN, तो मेरिडियन। ठीक है, तो मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। ठीक है, जो 180 डिग्री की लाइन है वो है एंटी मेरिडियन। अब 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है, इससे आप ईस्ट की तरफ चले जाएं, 180 डिग्री ईस्ट में है, यानी 0 डिग्री से लेके एंटी मेरिडियन तक टोटल 180 डिग्रीज बनती हैं। इसी तरह ही 0 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज जो है एंटी मेरिडियन तक
वो वेस्ट में बनती हैं। तो टोटल कितने डिग्रीज हुई लॉन्गिट्यूड में? लॉन्गिट्यूड में टोटल कितनी डिग्रीज हुई? टोटल कितनी डिग्रीज हुई लॉन्गिट्यूड में? टोटल 360 डिग्रीज हुई। टोटल कितनी डिग्रीज हुई? 360, 360 डिग्रीज। तो लॉन्गिट्यूड में टोटल 360 डिग्रीज हुई। ठीक है, टोटल कितनी डिग्रीज है? टोटल 360 डिग्रीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। ये इक्वी डिस्टेंट लाइन्स नहीं है, इनमें फासला पहले कम होता है, फिर बढ़ता जाता है, और फिर जाके कम हो जाता है। अब जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये किस चीज़ को मेजर करती हैं? ये हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट करती हैं। इनके जो मेजरमेंट होती है, ये हॉरिजॉन्टली करती हैं। ठीक है, ये जा तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रही हैं, लेकिन मेजरमेंट करती हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये मेजर करती हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली ये मेजरमेंट कर रही होती हैं। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मेजरमेंट कर रही होती हैं। तो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मेजरमेंट कर रही होती हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक आप सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो 0 डिग्री वर्टिकल लाइन है, या वो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन वो लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो है एक वर्टिकल लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है। ये अर्थ को वर्टिकली दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब एक हाफ पार्ट जो है वो इस साइड पर है, और एक हाफ पार्ट जो है वो इस साइड पर है। अब ये ईस्ट में है, इस हाफ पार्ट का नाम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हाफ पार्ट हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये वेस्ट में है, तो इसका नाम हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम अर्थ को वर्टिकली दो हाफ पार्ट्स में तकसीम करेंगे, तो फिर आपके पास दो स्फीयर बनेंगे। एक स्फीयर का नाम होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक स्फीयर का नाम होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जब आप अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो फिर आपके पास जो दो स्फीयर बनेंगे, एक स्फीयर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक स्फीयर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप अर्थ को वर्टिकली दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और किस टाइम पे आप अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है। जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब आप टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो तब आप अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं, ये इस्तेमाल होती हैं टाइम कैलकुलेशन में। जब आप क्लाइमेट की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो फिर आप लैटिट्यूड की लाइंस को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, तो दोनों के फायदे हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, इन दोनों के फायदे हैं। और जब आपने किसी दुश्मन मुल्क के अंदर बम गिराना होता है, तब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को आपने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कि इतने लॉन्गिट्यूड और इतने लैटिट्यूड के ऊपर जो है ये मिसाइल हमने गिराना है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है जी? इमेजिनरी लाइंस हैं जो वर्टिकली ग्लोब के ऊपर घूमती हैं। इन लॉन्गिट्यूड की लाइंस को कहते हैं मेरेडियंस। ये अक्सर पेपर के अंदर सवाल आ चुका है कि जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती है ना, क्या कहती हैं?
लॉन्गिट्यूड की लाइंस को कहा जाता है मेरिडियंस। अब मेरिडियंस जो हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती हैं। ये पोल्स के पास नैरो होती हैं, लेकिन जब ये इक्वेटर के पास जाती हैं तो वाइड हो जाती हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं, लेकिन ये मैयर क्या करती हैं, ये मैयर करती हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली चीज़ों को मैयर कर रही होती हैं। ये हॉरिजॉन्टली चीज़ों को जो है मैयर कर रही होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, लैटिट्यूड की लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टली अर्थ पे घूम फिर रही हैं। लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। और जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं। ये एक दूसरे से इनका जो फासला है वो बराबर रहता है, वो सेम होता है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है उसे इक्वेटर कहते हैं। और लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है ये मूव करती हैं, लेकिन ये मैयर क्या करती हैं, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है ये मेजरमेंट कर रही होती हैं। ओके जी, अब बात करते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन, जिसे जिसे आपने कह दिया इक्वेटर। ये इक्वेटर की लाइन मैंने लगा दी। ऊपर है आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे आपके पास क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एक ऐसा इलाका है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अब ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले इलाके को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहा जाता है, इसका नाम क्यों है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगर आपको हॉरोस्कोप का पता हो, स्टार्स का पता हो, तो कैंसर एक स्टार का नेम है जो जून जुलाई के अंदर बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, उनका जो स्टार होता है वो कैंसर होता है। अब पाकिस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो पाकिस्तान में गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है? कौन सा महीना है जी जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है? तो वो ये जून जुलाई वाला महीना होता है। जो जून जुलाई वाला महीना है, इस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वो इलाका, वो रीजन जहां पे गर्मियों में बाकी रीजन के मुकाबले में शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये शदीद गर्मी जो है वो कैंसर के महीने में पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो रीजन है 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री साउथ। 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक साउदर्न हेमिस्फेयर का ये जो रीजन है जहाँ पे गर्मियों में शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब साउदर्न हेमिस्फेयर में जो शदीद गर्मी पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर जनवरी में। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो शदीद गर्मियाँ आती हैं वो आती हैं दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर जनवरी में होता है कैप्रिकॉर्न, इसलिए इस रीजन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में
गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी इसी इलाके में पड़ती है, और इस इलाके में कब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? कैप्रिकॉर्न के महीने में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे कहा जाता है। अच्छा जी, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछें। अब मैंने आपको कोई आधा घंटा पढ़ाया और आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। बाकी गूगल लाइसेम के और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको भी आप देख सकते हैं, तो आपको जो है वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ सवाल आए हैं जी। एक सवाल आया है कि इक्वाटोरियल कंट्री का बता दें। इक्वाटोरियल कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं? मैंने पहले भी बताया था कि वो कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास करता है। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, हमने इमेजिन किया हुआ है अपने ख्यालों में, अपने कागजों में, अपने डॉक्यूमेंट्स में कि एक इक्वेटर की लाइन है। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये लाइन नहीं बनाई। ठीक है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने नहीं बनाई, कि इंसानों ने इमेजिन की है, ताकि इंसान अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें सोल्व कर सके। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जिस जिस कंट्री से पास आउट होती है, जिस जिस कंट्री से पास करती है, उस कंट्री को कहा जाता है इक्वाटोरियल कंट्री। उन कंट्रीज में किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स, कीनिया, सोमालिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबून, साउ टोम एंड प्रिंसिप, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। ये 13 जो हैं, ठीक है, ये 13 जो हैं ये आ जाती हैं इक्वाटोरियल कंट्रीज में। हालांकि कंट्रीज ये 12 हैं। जो साउ टोम एंड प्रिंसिप है, ये पूरी कंट्री नहीं है, ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो टोटल कंट्रीज बनती है 12। अच्छा, एंटी मेरिडियन को रिपीट कर दें। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन के ना, 0 डिग्री लाइन तो इस साइड पर नजर आ रही है ना। जो 0 डिग्री लाइन है वो तो आ रही है इस साइड पे नजर। इस 0 डिग्री लाइन के बिल्कुल पीछे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 180 डिग्री की लाइन है, जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बिल्कुल उसकी बैक पे चल रही है। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन के बिल्कुल बैक पे वो जो 180 डिग्री की लाइन है, उसे कहते हैं एंटी मेरिडियन। उस लाइन को कहते हैं जी एंटी मेरिडियन। ठीक है, उस लाइन को कहा जाता है एंटी मेरिडियन, जो 0 डिग्री की बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है, जो लाइन है उसे कहते हैं एंटी मेरिडियन। अच्छा जी, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिफरेंस, उन दोनों मुल्कों का नाम है। ठीक है, उनका नाम है। एक का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक ने रख लिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, वो तो नाम है, उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं। सर, ये प्लस और माइनस साइन किसके लिए हैं? ये जब आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे ना, और जब मैं आपको टाइम कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लस और माइनस साइन क्यों है। जब मैं आपको टाइम कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, तो तब इन साइंस का आपको पता चलेगा। अच्छा जी, सवाल आया है, कैप्रिकॉर्न में कौन से कंट्रीज हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन सी कंट्रीज आती हैं? अच्छा जी, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये पेपर में कभी सवाल आया नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन सी कंट्रीज आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी कंट्रीज आती हैं, जिस तरह ब्राजील है। अब ब्राजील का एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि उस कंट्री का नाम बताएं जहां से इक्वेटर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो ब्राजील वो मुल्क है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है और इक्वेटर भी गुजरता है। अर्जेंटीना से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। फिर इसके अलावा पीरू वगैरह है, ठीक है, वहां से गुजर जाता है। फिर अफ्रीका की कंट्रीज हैं, एंगोला वगैरह, वहां से गुजरता है। मदागास्कर से गुजरता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टच होता है इसके साथ। बस यही कंट्रीज हैं, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज हैं वो
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो बहुत थोड़ी हैं। जो ज्यादा कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद एक और सवाल आया है। रिस्पेक्टेड सर, माय क्वेश्चन अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन ग्रास्पिंग गवर्नमेंट जॉब। माय फ्रेंड यूज्ड टू से मी के एजुकेटर्स में पैसे चलेगा, टेस्ट प्रिपरेशन करना फजूल है सर, क्या इसमें सदाकत है? आपकी दोस्त ने नहायत ही फजूल बात की है। नहायत ही फजूल बात की है। देखो देखो, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, उन सब के, उनके सबके तो नहीं, उनमें से चंद के जो इंटरव्यूज हैं वो मैंने अपने गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। वो सब के सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सब के सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। सब के सब मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं। ये नहायत ही बकवास चीज़ है, फजूल चीज़ है कि कह देना कि जी पीपीएससी में पैसे चलते हैं, पीपीएससी में पैसे इस्तेमाल होते हैं, पीपीएससी में पैसों पैसों का जो है वो जो है इस्तेमाल होता है, जॉब आपको पैसों से मिलनी है। ये फजूल बात है। मेरिट के ऊपर जॉब होती है। जिस पोस्ट को मैंने सिक्योर किया है वो एक ही सीट थी पूरे पाकिस्तान में, वो एक ही सीट थी। मैंने टेस्ट दिया, इनिशियल इंटरव्यू दिया, फाइनल इंटरव्यू दिया, और मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो गई। ये मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज करके अपलोड किए हुए हैं, उन सब से मैंने पूछा भी कि आपने कितने कितने पैसे दिए थे। उन सब ने यही कहा कि जी हमने अपनी मेहनत से किया, और मैं उन सबको जानता भी हूँ कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दे सकें। ठीक है, मैं उन्हें जानता भी हूँ कि वो इतने पैसे वाले नहीं थे, ठीक है, कि वो दे सकें। ये सब फजूल चीजें होती हैं। ये अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जब मैं एक जॉब का मैं इंटरव्यू देने गया, मेरे ना कुछ 4-5 ग्रेड 17 की जॉब्स के इंटरव्यू है मार्च में। तो 4-5, ठीक है, मैंने दिए हैं। तो एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां पे जो बंदा था ना, जो इंटरव्यू देने आया था, वो कह रहा था कि ना मैं तो ऐसे ही बस शुगर लगाने के इंटरव्यू देने आया हूँ, ये तो सारी बुकड है, ये है वो है, फलां 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 फलां, इस तरह की बातें कर रहा था। तो उसी बंदे ने बाद में मुझे मैसेज करके पूछा, यार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। मतलब उसे फिक्र भी है। पहले वो खुद ही एक एक इंतशार फैला रहा है। पहले वो खुद ही इस तरह की वाहें फैला रहा है कि सीट बुक है, ताकि अगले डीमोटिवेट हों, ताकि अगले बंदे जो हैं वो डीमोटिवेट हों। ठीक है, ताकि अगले बंदे जो हैं वो डीमोटिवेट हों। और बाद में वो जो बंदा है वो खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि जरा मुझे पता चल जाए कि मेरा क्या बना, मेरा क्या बना। तो लोग इस तरह के वाहें फैलाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता। असल में उन बच्चों को खुद नहीं पता। वो बेचारे क्या गाइड करेंगे, उन्हें खुद नहीं पता इन चीजों का। अच्छा जी, एक सवाल है सर, पीपीएससी और एनटीएस में क्या डिफरेंस है? अब मैंने जो पिछला सेमिनार रखा था करियर काउंसलिंग वाला, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि पीपीएससी क्या होता है, एफपीएससी क्या होता है, एनटीएस क्या होता है। मैं फिर बता देता हूँ। देखो, जो वफाकी हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जब उसने बंदों को रखना होता है ना, बंदों को जो है रिक्रूट करना होता है, वो फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कहता है कि इस पोस्ट पे बंदे भर्ती करो, हमें इस पोस्ट पे बंदे चाहिए। तो फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बंदों को भर्ती करता है, बंदों को रिक्रूट करता है। ठीक है, जब पंजाब हुकूमत को बंदे चाहिए होते हैं तो वो फिर पीपीएससी को कहती है कि आप लोग टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, और इस पोस्ट पे बंदे भर्ती करो। इसी तरह ही कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी लोगों को हायर करना होता है, क्योंकि एफपीएससी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 23 मंथ्स का है। आप लोग अगर किसी खुशफहमी में बैठे हुए हैं ना कि हम अभी एमफिल करेंगे, सुकून से एमफिल करके देखेंगे, तो उनको जरा मैं होश दिला दूं कि अभी प्यारे बच्चों अप्लाई करोगे ना तो 2 साल के बाद फेडरल गवर्नमेंट की जॉब होनी है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का जो अप्लाई करने से लेके जॉब की ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो 23 मंथ्स का है। 2 साल लग ही जाते हैं, तकरीबन 1.5 साल तो कहीं नहीं गया। जो पीपीएससी का जो प्रोसेस है वो 11 महीने का है।
यानी 1 साल आपका पूरा लग जाता है। एडवर्टाइजमेंट आने से लेके ज्वाइनिंग तक 1 साल पूरे का पूरा लग जाता है। तो ये कह देना जी कि बस आंख खोलनी है और जॉब हो जानी है, ये अभी आप होश करो। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो बच्चे 8 सेमेस्टर में हैं और जो बच्चे एमफिल फोर्थ में हैं, वो अभी ये सेशन ज्वाइन करें। और जब तक उनकी डिग्री नहीं एंड होती या डिग्री का नोटिफिकेशन नहीं होता, तब तक तैयारी करें। और जैसे ही डिग्री से फ्री हो, यानी 8वें सेमेस्टर वालों का जैसे ही रिजल्ट आता है, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि उनकी एमफिल के एंड तक कोई ना कोई वो जॉब जाके स्टार्ट भी कर दें। ठीक है। तो अब जो है ना, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो फिर साल बाद जाके मिलनी है। ठीक है। तो काइंडली होश के नाखून लें। ठीक है, होश करें थोड़ा, थोड़ा सा अपने आप को जगाएं। बेशक पीएचडी भी कर लोगे तो नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि जॉब सिक्योर करने के लिए कुछ और पढ़ना पड़ता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाता। आपकी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं बताया जाता कि आपने गवर्नमेंट जॉब जो है वो कैसे सिक्योर करनी है। कोई बच्चा मुझे बता दे कि उन्हें 4 साल में किस तरह पढ़ाया गया था। एनटीएस एक प्राइवेट इदारा है। जब किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो वो फिर प्राइवेट इदारों को हायर करते हैं। एनटीएस एक प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस है, ओटीएस एक प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस है। तो एनटीएस ओटीएस को कहा जाता है कि चलो जी आप हमारे लिए टेस्ट एक कंडक्ट कर लो। ठीक है। सर पीपीएस और एनटीएस का सिलेबस सेम होता है? नहीं जी, थोड़ा फर्क होता है। एनटीएस के अंदर उर्दू नहीं होती। अच्छा। अब जो मैंने आपको इस सेशन में पढ़ाना है, आप एनटीएस का टेस्ट दो, ओटीएस का टेस्ट दो, एफपीएससी का टेस्ट दो, पीपीएससी का दो, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का दो, सिंध का दो, बलूचिस्तान का दो, कोई भी दो। ठीक है, तो इनशाला वो आपका क्लियर होगा। सर क्वेश्चन आंसर सेशन अनम्यूट करके ले लिया करें, ऐसे टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है जी। ठीक है, आप लोग हैंड रेस करें, आप लोग हैंड रेस करें, फिर मैं उस स्टूडेंट का माइक ऑन करूंगा, वो बोल के सवाल पूछ ले। ठीक है। आप लोग हैंड रेस करें, आप लोग अपने हाथ जो है वो हैंड रेस नहीं करना, तो टाइप कर दें कि जी सर मैं बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके जी। तो किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के और फी पेमेंट मेथड लिख के भेजें। आपको मैं फी पेमेंट मेथड बताता हूँ। और 7 अप्रैल तक आप 3,000 रुपये में ये पूरे का पूरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अप्रैल के बाद डिस्काउंट ऑफर नहीं है। ठीक है। 7 अप्रैल के बाद डिस्काउंट ऑफर नहीं है। डिस्काउंट ऑफर खत्म है 7 अप्रैल के बाद। ठीक है, 7 अप्रैल के बाद डिस्काउंट ऑफर जो है वो एंड है। संडे रात 12 बजे तक आप 3,000 रुपये फी में ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद, और ये आखिरी डिस्काउंट ऑफर है इस साल की, इसके बाद कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। ये लास्ट डिस्काउंट ऑफर है। जी ईमान फातिमा, आपने कोई सवाल पूछना है? आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अंटार्कटिका वाला पॉइंट बता दें, ये कंफर्म कर दें कि ये साउथ पोल में कहा था। जी साउथ पोल का कहा था मैंने। और सर लास्ट 2 स्लाइड्स भी दोबारा से शो करवा दें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप देख लेना। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली आप लोग जो व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछते हैं,
वो अब मुझसे मेरे सामने पूछें ताकि मैं तसल्ली करूँ आपकी, सुकून से आप लोगों को तमाम जवाब आप लोगों को मिलें, आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए, जितने भी शक व शुबहात हैं वो पूछें आप लोग। सर पीआरसी का कंटेंट कवर होगा? नहीं, पीआरसी का सिर्फ 15 नंबर का कंटेंट जो है वो कवर होगा, यानी पीआरसी की इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और मैथ, आपका सब्जेक्ट इसमें कवर नहीं होगा। पीआरसी का मैं पहले क्लियर कर दूं कि पीआरसी वाला जो है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से पीआरसी में जो आपकी डिग्री है उसी में से ही 35 एमसीक्यूज आने हैं, वो कवर नहीं होगा। और किसी का कोई सवाल? स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट्स अप्लाई करके फिर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आजकल जितना ज़्यादा कंपटीशन है ना, आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा। ये कह देना कि जी अप्लाई करेंगे तो फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हज़ारों लोग अप्लाई करने वाले होते हैं और सीट्स होती हैं 10-15। वही सिक्योर कर पाता है जिसने अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह तैयारी की हो। आप अपनी क्लास में हिसाब लगा लें कि कितने कितने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। सर एसडीओ एंड एओ का स्केल सेम होता है? जी बिल्कुल, एसडीओ और एओ का जो स्केल होता है वो 17 ही होता है। सर जैसे मेरी केमिस्ट्री में डिग्री है तो आप जीके के अलावा इन सब्जेक्ट्स का भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे? केमिस्ट्री से रेलिवेंट अगर मेरे पास कुछ मटेरियल हुआ तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले मेरे पास था, मैंने अपने बैच 1 को प्रोवाइड भी किया था, और कंप्लीट गाइड भी मैं करूंगा कि केमिस्ट्री में से आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स ने लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है? और अभी भी एक लेक्चर केमिस्ट्री जो है वो बैच नंबर 26 में पढ़ रहा है, क्योंकि उसने CSS PMS करना है। तो मेरे पास वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रेड 17 में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को और बेहतर जगह पर लेकर जाना है, तो इसलिए वो जॉब सिक्योर करने के बाद भी मुझसे पढ़ रहे हैं। मेरे पास लेक्चरार पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ रही हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर हमने आगे बढ़ना है और अच्छी पोजीशन के ऊपर जाना है तो हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है सारी उम्र आपको पढ़नी पड़ती हैं। सर ग्रेड 14 की पे कितनी होती है? सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ग्रेड 14 की कितनी पे है, माजरत। सर मैंने इन्वायरमेंटल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है AJKPC में। इसकी जनरल टेस्ट है, तो क्या इस सेशन में सब कवर होगा? जी बिल्कुल, जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है वो कवर होगा। आप कंटेंट्स बता देना, जनरल एबिलिटी के जो कंटेंट्स हैं वो कवर होंगे। सर सीजीपीए मैटर करती है? नहीं, सिर्फ सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करती। सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ताकि आप अप्लाई कर सको। टेस्ट में अच्छे नंबर ले लो, इंटरव्यू में अच्छे नंबर ले लो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप लोगों के पास इस साल की आखिरी डिस्काउंट ऑफर है। उसके बाद क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना है, मेरी अपनी जॉब स्टार्ट हो जानी है, और फिर तो मैंने जो घंटा पढ़ाना है उसकी फ़ी भी फिर ज़्यादा ही होगी। ये आखिरी डिस्काउंट ऑफर है। और फिर उसके बाद क्योंकि टाइम जो है वो मेरे पास खुद 1 घंटा होगा पूरे दिन में, क्योंकि मैंने सुबह फिर कॉलेज भी पढ़ाना करना है, तो
फिर जो है वो मेरा जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से फिर मैं फी लूँगा। सर क्या फ़ी है, काइंडली रिपीट कर दें, मैंने लेट ज्वाइन की है। इस सेशन की वैसे जो फ़ीस है वो 5,000 है, लेकिन अगर आप 7 अप्रैल तक फ़ीस सबमिट करवाओगी तो आप जस्ट 3,000 में पूरे का पूरा सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। तो जस्ट 3,000 में आप पूरे का पूरा सेशन ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप 7 अप्रैल तक फ़ीस सबमिट करवाओ। अब्दुल्ला बशीर आप आगे पूछ रहे थे, आपके बड़े भाई का क्या नाम है? जो आपके बड़े भाई हैं, उनका क्या नाम है? अपना माइक ऑन कर लो। सर एक कोई चीज पूछनी थी। अब्दुल्ला बशीर। जी ईमान फातिमा पूछो आप। सर एमफिल की तैयारी का भी आप कह रहे थे कि वो सेशंस होंगे, वो कब से? जी बिल्कुल। एमफिल का आपने किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सेशन होगा ना, वो 15 अप्रैल से, इसी में पहले मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। पहले मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एमफिल के टेस्ट में है, इसमें भी है, एमफिल के टेस्ट में भी है। ठीक है, तो इसी सेशन के अंदर आपकी एमफिल की भी तैयारी हो जाएगी। ओके सर। अब्दुल्ला बशीर, क्या हुआ, आप माइक नहीं ऑन कर रहे? मोहम्मद अब्दुल्ला बशीर। आपके बड़े भाई का क्या नाम है? बासित अली। बासित ने 2020 में मेरा सेशन ज्वाइन किया था। आप अपने बड़े भाई से पूछना कि क्लासेस कैसी हुई थी। ये तो अलग बात है कि आपके भाई साहब ने 2 हफ्ते क्लासेस लेके वो भाग गए थे, उन्हें फिर कुछ और करना था, उन्होंने पूरा सेशन नहीं था लिया। उनसे ज़रा आप तसल्ली कर लीजिएगा कि क्लासेस कैसे होती थी, समझ आती थी या नहीं थी आती, उन्हें याद होगा। 2020 में उन्होंने ली थी, 2020 में क्लासेस, अक्टूबर 2020। मुझे अभी भी याद है, मुझे एक एक स्टूडेंट अपना याद है कि किस स्टूडेंट ने कब कब मुझसे क्लासेस ली थी। हालांकि 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक एक स्टूडेंट याद है कि कब किसने क्लासेस ली थी और कितनी कितनी ली थी, ये भी मुझे याद रहता है। तो आप अपने बड़े भाई से पूछिएगा। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, ये व्हाट्सएप नंबर है, और जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवाना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर जो है वो अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें। वैसे तो आप लोग 14 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट ऑफर है वो जस्ट जस्ट 7 अप्रैल तक है। वो जस्ट 7 अप्रैल तक है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑफर जो है वो जस्ट 7 अप्रैल तक है। ठीक है जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज़। ये व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लें आप लोग।